नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। और इसके पहले कि इस वीडियो की शुरुआत करूं, एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे। आज के समय में स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल हो गया है और इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, हमें भुगतान करें और सत्य हिंदी की सदस्यता भी लें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी जो कि आज के समय में एक रेयरिटी है और हमें आपका समर्थन मिलेगा। और जी हाँ, सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है। अगर आपने उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुनिए सच की, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। लेकिन नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजनीतिक हलचल के बीच बड़ा सवाल, क्या महाराष्ट्र में चलेगा ऑपरेशन लोटस? महबूबा मुफ्ती और उनकी मां को नहीं जारी किया गया पासपोर्ट। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का प्रचार खत्म, नंदीग्राम है हॉट सीट। टीएमसी ने की चुनाव आयोग से पीएम मोदी की शिकायत। और महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर राजनीति, उद्धव ठाकरे पक्ष में और एनसीपी बीजेपी लॉकडाउन के विरोध में। पिछले हफ्ते एनसीपी प्रमुख शरद पवार और होम मिनिस्टर अमित शाह की एक मीटिंग हुई थी अहमदाबाद में, जिसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। और इस बाजार के गर्म होने के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है, यानी कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार के जो तीनों एलाइज हैं, यानी कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, उनके बीच में एक अजीब सी तनातनी चल रही है। अब आपको ये बता दें कि शरद पवार गृह मंत्री अमित शाह को मिले और उसके बाद सबको ये लग रहा था कि उस मीटिंग में ऐसी क्या बातचीत हुई है। पहले जो शिवसेना के लीडर हैं संजय राउत, उन्होंने कहा कि नहीं, पहले तो कोई भी इतना, अगर कोई सीनियर लीडर है तो कोई भी सीनियर लीडर गृह मंत्री को मिल सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन कल 2 बजे तक फिर उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई सीक्रेट मीटिंग शरद पवार और अमित शाह के बीच में नहीं हुई है। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी को इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच में जो तनातनी चल रही है, अभी जो हाल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो परमवीर सिंह की चिट्ठी हो या फिर अनिल देशमुख का मामला हो या फिर रश्मि शुक्ला के जो दावे थे उन पर कहा गया हो, और या फिर सचिन वाजे या हिंसक मनसुख हिरेन की हत्या का मामला हो, तो इन सारी चीजों को लेकर जो एक तनातनी दिख रही है तीनों एलाइज के बीच में, उसका फायदा ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उठा रही है। क्योंकि अमित शाह ने ये कहा था कि जब उन मीटिंग के बाद जब उनसे एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर चीज को पब्लिक में उजागर करना जरूरी नहीं है। और उसके बाद जो महाराष्ट्र के जो बीजेपी चीफ हैं चंद्रकांत पाटिल, तो उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी और एनसीपी साथ आते हैं तो उससे बीजेपी को फायदा होगा। अब ये सारी चीजें एक बैकड्रॉप में हुई हैं। उसके बाद संजय राउत ने जो सामना, जो शिवसेना का जो माउथपीस है, उसके एक संपादकीय में संजय राउत ने भी काफी बढ़ चढ़कर अनिल देशमुख के लिए लिखा। उन्होंने कहा कि जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उनको बाय चांस होम मिनिस्ट्री की पोजीशन मिली थी और कहा गया है कि वो एक एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर थे। और साथ में संजय राउत ने उस माउथपीस में ये भी लिखा है इसी संपादकीय में कि अनिल देशमुख ये भूल गए थे कि एक बड़ा नेता बनने के लिए ईमानदारी की जरूरत है और वो ये चीज यहाँ पर साबित नहीं हो रही है। फिर उन्होंने साथ में ये भी लिखा कि गृह मंत्रालय का जो पद था उसको पहले सीनियर लीडर्स के लिए कंसिडर किया गया था, जैसे कि उसमें नाम भी है जयंत पाटिल और दिलीप वालसे पाटिल। उन्होंने मना कर दिया और उनके मना करने के बाद तब ये पोजीशन अनिल देशमुख को दी गई है। साथ में राउत ने और भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं। ये लिखा है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार में डैमेज कंट्रोल का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। और जाहिर सी बात है कि उन्होंने जिस तरीके से परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी अपनी उद्धव ठाकरे को दी और उसको पब्लिक डोमेन में कर दिया, उसके बाद रश्मि शुक्ला, हिंसक मनसुख हिरेन, सचिन वाजे, ये जो तमाम
जो प्रकरण हुए हैं उनको लेकर संजय राउत ने लिखा था कि हमारे पास डैमेज कंट्रोल का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। और साथ में उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर एक जूनियर ऑफिसर सचिन वाजे जैसा अगर वो इस तरीके का एक रैकेट चला रहा था तो ये बात अनिल देशमुख को क्यों नहीं पता थी। तो इन सारी बातों को लेकर एक बात तो तय है कि जो कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल में जो घटनाएं हुई हैं और इसका फायदा बीजेपी उठा रही है। अब शरद पवार क्यों अमित शाह से मिले, उन मीटिंग के टर्म्स और रेफरेंस क्या थे, वो बातें अभी कोई बहुत ज्यादा सामने निकल कर नहीं आई हैं। लेकिन ये अटकलें जरूर लग गई हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार को टॉपल करने की तैयारी की जा रही है। हमने देखा है कि अभी और भी ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर सरकारों को गिराया गया है एमएलएज की खरीद फरोख्त करके। तो क्या ऑपरेशन लोटस अब एक बार फिर से महाराष्ट्र में भी होगा, इसको लेकर अटकलें गर्म हो रही हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि जो पोजीशंस रही हैं कांग्रेस की, कांग्रेस को भी इसमें बहुत सारी चीजें पसंद नहीं आई हैं। जैसे भी नाना पटोले की बातों को कहा गया था कि शिवसेना शरद पवार को यूपीए का प्रमुख बनाया जाए, तो उस पर भी उन्होंने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी और कहा कि शिवसेना तो यूपीए का हिस्सा नहीं है, इसलिए क्यों वो बढ़ चढ़ कर आगे बोल रहा है। तो सारी चीजों को मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक नहीं है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच में। और क्या इस प्रकरण का फायदा बीजेपी उठा पाएगी? क्या बीजेपी उन एमएलएज को रीच आउट करेगी जो कि डिसग्रंटल्ड हैं और वो उनको अपनी तरफ करेगी? और अगर करेगी तो क्या महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार ऐसे समय में गिर सकती है? इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। लेकिन क्या बीजेपी वाकई में ये चीज कर पाती है? इसको लेकर भी अभी बहुत सारे सवाल खड़े हैं। लेकिन फिलहाल बार बार ये सवाल जरूर सामने आ गए हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार कितने दिनों की मेहमान है, क्या उनके एमएलएज की खरीद फरोख्त हो पाएगी? इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती की, जिनके पासपोर्ट को रिजेक्ट किया गया है, यानी कि उनको पासपोर्ट नहीं जारी किया है। अब आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती का जो पासपोर्ट था वो एक्सपायर कर चुका था। उन्होंने 11 दिसंबर 2020 को एक फ्रेश एप्लीकेशन डाला था और पासपोर्ट उनका इशू जब नहीं हुआ तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में एक पिटिशन डाला और उस पिटिशन को जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि स्टेट की जो सीआईडी रिपोर्ट है उसने एक एडवर्स रिमार्क उनके पासपोर्ट के बारे में दिया है और ये कहा है कि नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी में उनका पासपोर्ट आता है। अब आपको बता दें कि जज अली मोहम्मद मैग्रे ने एग्जैक्टली क्या कहा है। जब ये पिटिशन उनका सामने आया तो जज मैग्रे ने ये कहा कि कोर्ट कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता पासपोर्ट के इशुएंस को लेकर, क्योंकि कोर्ट का स्कोप लिमिटेड है। फिर कोर्ट ने कहा कि वो अथॉरिटीज को ये जरूर बोल सकता है कि आप इनके जो पासपोर्ट इशुएंस को एक्सपेडाइट करें, लेकिन हम डायरेक्टली उनको नहीं कह सकते। अब आपको बता दें जो श्रीनगर के पासपोर्ट ऑफिसर हैं उन्होंने एडीजीपी सीआईडी की एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी और कहा था कि नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी में महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट आता है। अब आपको बता दें जो नियम है, नियम के हिसाब से जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है यानी कि पीवीआर है वो अनिवार्य होती है किसी भी पासपोर्ट के इशू होने के लिए। लेकिन पीवीआर जो महबूबा मुफ्ती की थी तो उसने एक एडवर्स कमेंट दिया है और आपको ये बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने इसको बहुत स्ट्रेट वे में नहीं लिया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि मेरा जो पासपोर्ट है वो जो देश की प्रभुता और अखंडता है उसके लिए कैसे हानिकारक हो सकता है और क्या ये लेवल है राज्य में नॉर्मलसी का इन 2019। तो ये बातें उन्होंने लिखी हैं और जनरली अगर आप देखें तो पासपोर्ट को 2-3 काउंट्स पे रिजेक्ट किया जाता है। पहले ये देखा जाता है कि वो थ्रेट टू सॉवरेनिटी तो नहीं है कि जिससे देश की अखंडता और प्रभुता को नुकसान तो नहीं पहुंचा है। दूसरा ये है कि सुरक्षा के लिए हानिकारक तो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जिसने की आवेदन दिया है पासपोर्ट का और अगर वो सुरक्षा के लिहाज से सेफ नहीं है तो उसे पासपोर्ट को इशू नहीं किया जाता। फिर जो पासपोर्ट्स एक्ट का सेक्शन 62C है वो ये भी देखता है कि जिस व्यक्ति को आप पासपोर्ट इशू कर रहे हैं क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है। लेकिन इन तीनों काउंट्स पर महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट नहीं जारी किया है।
अब आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती अकेले ही नहीं थी, बल्कि उनकी माँ का पासपोर्ट भी इशू होना था, जो कि 70s में है, 70 साल की हो चुकी हैं, तो उनको भी पासपोर्ट इशू नहीं किया है। और उसको लेकर भी कड़ा एतराज़ महबूबा मुफ्ती ने जताया है कि मेरी माँ जो 70 साल से ज़्यादा की हैं, वो आखिर देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदायक कैसे हो सकती हैं। और साथ में उन्होंने कहा है कि ये जो केंद्र सरकार है, ये मुझे तंग कर रही है और परेशान करने की कोशिश कर रही है। और अब महबूबा मुफ्ती के पास जो एक चारा बचा है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो हायर फोरम है उसमें जाकर अपील करें। लेकिन इस पे कई जजमेंट्स आ चुके हैं कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड एक मौलिक अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी के अंडर आता है। तो उन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो ये महबूबा मुफ्ती का कहना है कि ये मौलिक अधिकारों का हनन है अंडर आर्टिकल 21। अब आपको बता दें, इसको लेकर राजनीति भी गर्म हो गई है। जाहिर सी बात है कि क्यों ना हो, क्योंकि एक एक्स सीएम है और उनके पासपोर्ट को इशू करने के लिए इतनी गहमा गहमी क्यों। पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं, उन्होंने भी लिखा है कि ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो कि जिनकी पार्टी पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। तब तो महबूबा मुफ्ती थ्रेट नहीं थी, लेकिन अब अचानक से वो देश की सुरक्षा और अखंडता और प्रभुता के लिए हानिकारक कैसे हो सकती हैं। तो उनके पासपोर्ट को जारी नहीं किया गया है, इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज की सरकार, जो मौजूदा केंद्र सरकार है, वो मौलिक अधिकारों का सम्मान क्यों नहीं कर पाती, विपक्ष को एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दे पाती है। आखिर मौजूदा सरकार के पास क्या है छिपाने के लिए। विपक्षी दलों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना, उनकी जो लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं उनका सम्मान करना, ये सब आखिर क्या है, लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन इन चीजों का सम्मान केंद्र सरकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी है कि जो विपक्षी दल है वो आपके घोर शत्रु हैं और इनके प्रकारेण उनको खत्म करने की कोशिश की जाए, उनको परेशान किया जाए, उनको हैरेस किया जाए। और ये पासपोर्ट न जारी करना भी उसी राजनीति का एक दूसरा एक स्तंभ है, आप समझ लीजिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी एक अलग तरीके की राजनीति हो रही है। महबूबा मुफ्ती का जो ये कहना है कि सरकार उनको तंग करने की कोशिश कर रही है। महबूबा मुफ्ती उन लीडर्स में थी जो कि उनको डिटेन किया गया था, उमर अब्दुल्ला को भी डिटेन किया गया था। और आर्टिकल 370 वहाँ से हटाने के बाद अभी भी ऐसा लगता है कि वहाँ के जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। तो उसमें एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि आप अपने विपक्षी दलों को तंग तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्या जम्मू कश्मीर की सिचुएशन क्या नॉर्मल हो पाई है, जिस सवाल को महबूबा मुफ्ती ने भी रेज किया है। तो ये सारे बड़े सवाल बने हुए हैं। लेकिन सरकार एक बात तो तय है कि मौलिक अधिकारों का हनन लगातार करती हुई आ रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे फिर किसानों का आंदोलन भी क्यों ना हो। इस पर आपका क्या फीडबैक है, जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव की। जी हाँ, दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को होना है और आज शाम 5 बजे जो चुनाव प्रचार है वो थम गया। 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे 1 अप्रैल को। और उसमें जो सबसे ज्यादा जो बड़ी एक कंस्टिट्यूएंसी है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं वो है नंदीग्राम, जहां से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लड़ रही हैं। और ममता बनर्जी की लड़ाई किससे है? अपने ही सरकार के रहे मंत्री शुवेंदु अधिकारी के साथ, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब शुवेंदु अधिकारी का ये दावा है कि वो ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएंगे और अगर वो नहीं कर पाए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। और इस चैलेंज को ममता बनर्जी ने एक्सेप्ट किया है। अब आपको बता दें, जो कल देखा गया था कि किस तरीके से ममता बनर्जी व्हील चेयर पर एक लंबा उन्होंने रोड शो किया और तमाम जो बीजेपी के दावे हैं उनकी पोल खोली। और साथ में आपको बता दें कि शुवेंदु अधिकारी ने भी यही कहा है कि बीजेपी ही जीतेगी नंदीग्राम में। तो यानी कि जो नंदीग्राम है वो पूरा इस समय हॉट स्पॉट बना हुआ है और एक तरीके से पूरी चुनावी जो राजनीति है पश्चिम बंगाल की उसका केंद्र बिंदु बन गया है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल फाइट है ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी। अब अगर हम बात करें, जो ये पूरी बेल्ट है, पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा और ये जो पूरी बेल्ट है, यहाँ पर शुवेंदु अधिकारी का जनाधार माना जाता है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी और उनके परिवार का यहाँ पर काफी बोलबाला है। नंदीग्राम वही जगह मानी जाती है जहाँ पर 2007 में जब लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थी पश्चिम बंगाल में, तो वहां पर भूमि अधिग्रहण को लेकर हिंसक आंदोलन हुआ था
और उसके बाद ममता बनर्जी का जो कमबैक है एक तरीके से उसी नंदीग्राम से हुआ। अब आपको बता दें कि 2008 में टीएमसी ने पंचायत के चुनाव जीते, उसके बाद 2009 में लोकसभा चुनाव जीते, 2010 में नगर निगम का चुनाव जीता और 2011 में लेफ्ट फ्रंट जो वाम सरकार है उसको जड़ से उखाड़कर तृणमूल कांग्रेस ने फेंक दिया। लेकिन जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें तृणमूल कांग्रेस के वोट शेयर को एक बड़ा डेंट लगा, क्योंकि बीजेपी ने वहां पर घुसने की कोशिश की और जाहिर सी बात थी कि कांग्रेस और लेफ्ट वहां पर कमजोर हो चुके थे, इसलिए बीजेपी को इनरोड्स बनाने में मदद मिली। अब नंदीग्राम का जहां तक सवाल है, अगर वहां की आप जनसंख्या देखें तो 70% हिंदूज हैं और 30% मुसलमान हैं। और ममता बनर्जी जो बार बार ये दावा करती हैं कि जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है वो ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रही है, हिंदूज के वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है, वोटों को पोलराइज करने की कोशिश करी जा रही है, तो ये तमाम तरीके की जो राजनीति है ये देखी जा रही है। लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें होंगी कि नंदीग्राम से इस लड़ाई को कौन जीतता है। एक तरीके की ईगो बैटल है, टीएमसी की साख का सवाल है। और वही बात बीजेपी की, तो बीजेपी के लिए भी ये एक टेस्टिंग टाइम है, क्योंकि ये प्रूव हो जाएगा कि क्या शुवेंदु अधिकारी इस बेल्ट में जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। अब आपको बता दें कि जो 2016 का चुनाव हुआ था उसमें शुवेंदु अधिकारी को 67.20% वोट पड़े थे। और शुवेंदु अधिकारी आप नंदीग्राम के भूमिपुत्र माने जाते हैं। बीजेपी ये कहती है कि ममता बनर्जी एक आउटसाइडर है इस बेल्ट के लिए, और टीएमसी का ये मानना है कि 2016 का चुनाव शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से सिर्फ इसलिए जीते क्योंकि ममता बनर्जी का पूरा बोलबाला था और ममता बनर्जी की वजह से वो जीते हैं। तो इन सारे जो दावों के बीच में अब देखना ये होगा कि नंदीग्राम कौन जीतता है। लेकिन ये दूसरा चरण है मतदान का। पिछले हमने पहले चरण में देखा था कि भारी संख्या में लोग बाहर निकल कर आए थे, उन्होंने वोट डाला। अब दूसरे चरण का जो मतदान है उसमें किस तरीके का वोटर टर्नआउट दिखता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में 8 चरण का चुनाव है और 2 मई को नतीजे आएंगे। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। आज तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत की है। शिकायत में ये कहा गया है कि मोदी जी जो अभी बांग्लादेश गए थे और जो उनकी बांग्लादेश विजिट थी उस विजिट से बंगाली वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया गया था, ऐसा तृणमूल कांग्रेस का अपनी शिकायत में कहना है। उन्होंने ये कहा है कि जो ये पूरी विजिट थी ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन था, आचार संहिता का उल्लंघन था, ऐसा तृणमूल कांग्रेस ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी के बांग्लादेश जाने से उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी टाइमिंग से उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि उसी दिन पहले चरण का मतदान हो रहा था जब मोदी जी दिख रहे थे कि किस तरीके से वो जो उराना कांदी मंदिर है जो कि माटुआ कम्युनिटी के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं हरिचंद ठाकुर, उनका एक मंदिर बड़ा माना जाता है जहां पर मोदी जी गए थे। और एक माटुआ जो कम्युनिटी है वो 30 मिलियन वोटर्स की कम्युनिटी है और स्प्रेड आउट है बांग्लादेश और भारत दोनों में। तो टीएमसी का ये कहना है कि ये इसलिए मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन है क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोदी जी बंगाली वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, माटुआ कम्युनिटी को उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। साथ में तृणमूल का ये भी कहना है कि जो मोदी जी की विजिट थी उसका कोई लेना देना नहीं था बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई को लेकर, या फिर जो बर्थ सेंटिनरी बंगबंधु की मनाई गई थी तो उससे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं था। और उनका ये कहना है इस शिकायत की अर्जी में कि बांग्लादेश मोदी जी सिर्फ इसलिए गए और वो भी एक ऐसे दिन गए ताकि वो बंगाली वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर पाए, और खासकर जो माटुआ कम्युनिटी है 30 मिलियन, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके की है। अब चुनाव आयोग का इस पर क्या कहना है ये देखना होगा। लेकिन तृणमूल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजिट पर आपत्ति जताई है और कहा है कि ये किस तरीके से ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या कहता है, या फिर कहता है या नहीं कहता है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि अशोक लवासा जो कि एक एक इलेक्शन कमीशन ऑफिसर थे और उन्होंने जब अपनी डिसेंट नोट दी थी आचार संहिता के उल्लंघन की, तो उनके साथ इलेक्शन कमीशन किस तरह से पेश आया। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात आती है तो क्या कोई चुनाव अधिकारी कोई एडवर्स रिपोर्ट देने की या लिखने की या कमेंट करने की
जुर्रत करता है या नहीं करता। लेकिन फिलहाल तृणमूल ने ये दिखा दिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल्कुल हेड ऑन ले सकती है और उन्होंने डायरेक्टली कहा है। इसके पहले भी ममता बनर्जी ने ये तक चुनावी रैलीज में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। तो बिल्कुल डायरेक्ट हेड ऑन अटैक है ये तृणमूल कांग्रेस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, क्योंकि ये जो डायरेक्ट फाइट है ये ममता वर्सेस मोदी की है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में और कोई बीजेपी का चेहरा अभी सामने है ही नहीं। तो एक डायरेक्ट लड़ाई केंद्र सरकार की और ममता बनर्जी की है, यानी कि ममता बनर्जी वर्सेस मोदी। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या कहता है, ये इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बार बार चुनाव आयोग को लेकर और उसकी निष्पक्षता को लेकर तृणमूल समय समय पर सवाल खड़े करते आई है और एक नहीं बल्कि कई बार कहा है कि चुनाव आयोग ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार को मदद कर रहा है, बीजेपी को मदद कर रहा है। तो इन तमाम दावों के बीच अब देखना ये होगा कि क्या मोदी की जो ये विजिट है, हालांकि नरेंद्र मोदी जब बांग्लादेश में थे तो उन्होंने एक बार भी चुनाव का जिक्र नहीं किया, लेकिन जब टेलीविजन स्क्रीन्स पर जब बड़े बड़े विजुअल्स आपको दिखेंगे कि वो माटुआ कम्युनिटी के जो स्पिरिचुअल लीडर है वहां उस मंदिर में जा रहे हैं, उराना कांदी मंदिर जिसका जिक्र कर रहे थे, तो उसका कोई ना कोई इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बंगाली वोटर्स के माइंड पर पड़ता ही है। इससे क्या होगा कि टीएमसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाएगा और लोग ये सोचेंगे कि वो बीजेपी को ही वोट डालें। तो ऐसे में तृणमूल का जो दावा है वो गलत नहीं है। हमने, आपको याद होगा कि उस दिन जब ये खबरें दिखा रहे थे तो हमने ये सवाल सत्य हिंदी पर भी खड़ा किया था और आज उसी चीज को लेकर तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग के पास उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत की है। तो अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग का इस पर क्या कहना है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर। लगातार एक चिंता की स्थिति बनी हुई है। कल हमने देखा था कि 60,000 से ज्यादा केसेस सामने नजर आए थे। आज थोड़ा सा स्थिति बेहतर हुई है क्योंकि ये आंकड़ा थोड़ा नीचे आया है। 52,211 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, लगातार लोग परेशान हैं। 31,643 केसेस सामने आए हैं और 102 मौतें सामने आई हैं। महाराष्ट्र के अलावा जो बाकी राज्य हैं जहां पर संक्रमण तेजी से फैल रहा है वो है केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इस बीच कोविड टास्क फोर्स की महाराष्ट्र में मीटिंग हुई थी और वहां पर जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि जो स्थिति इस समय बनी हुई है, जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, उससे वेंटिलेटर्स, बेड्स और जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसकी काफी कमी आ सकती है। यहाँ तक कि जो ऑक्सीजन सप्लायर्स है उनको बोला गया है कि जो 80% ऑक्सीजन का सप्लाई है उसको मेडिकल पर्पसेस के लिए रखा जाए और केवल इंडस्ट्री को 20% ऑक्सीजन ही दी जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर प्रायोरिटीज सेट की जा रही हैं। और इस बीच जो कोविड टास्क फोर्स की मीटिंग हुई थी उसमें उद्धव ठाकरे का ये कहना था कि लोग एक गाइडलाइंस प्रिपेयर की जाएं और अगर उन गाइडलाइंस का लोग ठीक से पालन नहीं करते तो फिर लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा और उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। लेकिन आपको बता दें कि लॉकडाउन को लेकर भी लगातार राजनीति हो रही है क्योंकि उद्धव ठाकरे इस चीज के फेवर में हैं। उल्टा जो एनसीपी है और जो बीजेपी है और बाकी जो विपक्षी पार्टीज है उनका ये कहना है कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो वो विरोध करेंगे क्योंकि इससे उनकी छवि खराब होगी, लोगों में एक गलत मैसेज जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर लॉकडाउन होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पर असर पड़ेगा, जिसके चलते भुखमरी और नौकरी पर लोगों के असर पड़ सकता है। तो इसको लेकर एक घमासान इस समय मचा हुआ है। लेकिन उद्धव ठाकरे का जो स्टैंड है उसमें ये बार बार कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे लॉकडाउन के फेवर में है। उनका ये कहना है कि लॉकडाउन ही एक विकल्प बचता है अगर लोग प्रोटोकॉल्स को ठीक से फॉलो नहीं करते। लेकिन जो विपक्षी पार्टीज हैं वो इसके खिलाफ हैं और वो धरना तक देने के लिए तैयार हैं क्योंकि वो बार बार पिछले साल का उल्लेख कर रहे हैं कि देखिए पिछले साल किस तरीके से लोग सड़कों पर आ गए थे, भुखमरी फैल गई थी, नौकरियां चली गई थी। तो उस चीज को लेकर बार बार विपक्ष कह रहा है कि हम लॉकडाउन नहीं इम्प्लीमेंट होने देंगे। तो लॉकडाउन को लेकर एक लगातार राजनीति चल रही है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगता है या नहीं लगता है, या फिर संक्रमण को रोका जा सकता है और रोका जाएगा तो कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि जमीनी तौर पर अगर आप देखें तो गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही और उसका जीता जागता एग्जाम्पल कल का होली मिलन था। जिस तरीके से मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद जैसी जगहों से जो विजुअल्स आ रहे थे कि भारी भीड़ में लोग बिना मास्क पहने और इन्हें कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए किस तरीके से लोगों ने होली खेली है, किस तरीके से लोग चुनावी रैलीज में इकट्ठे हो रहे हैं,
वो अपने आप में उदाहरण है एक ऐसे समय में जब सेकेंड वेव शुरू हो चुकी है और सेकेंड वेव को लेकर काफी अलार्मिंग इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि ये सेकेंड वेव काफी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट कर रहा है और वो अलग अलग तरीके से म्यूटेशंस आएंगे जिसके बारे में लोगों को अभी पता नहीं है। तो बावजूद इसके अगर लोग इतनी केयरलेस हो रहे हैं तो इसमें सरकार के ऊपर ही पूरा दोष न देकर बल्कि अपने सेल्फ डिसिप्लिन को नियंत्रण में रखने का प्रण अगर जनता नहीं ले पाती तो स्थिति वाकई में एक बार फिर से भयावह हो सकती है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र पर सबकी नजर गड़ी हुई है कि 2 अप्रैल को एक फिर से बैठक होनी है, रिव्यू मीटिंग होगी और उस रिव्यू मीटिंग में क्या लॉकडाउन का निर्णय लिया जाएगा और अगर लॉकडाउन इंप्लीमेंट होता है तो फिर एक नई राजनीति वहां पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि विपक्षी पार्टीज लॉकडाउन नहीं होने देना चाहती। उनको लगता है कि एक पब्लिक बैकलैश होगा जिसकी वजह से सरकार की छवि को नुकसान पहुंचेगा। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। सुनिए सच की 5 खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर और देखते रहिएगा सुनिए सच, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।